स्वागत है आप सभी का बाजिंग न्यूज़ पर। एक नज़र डाल लेते हैं बाजार के ताज़ा हाल पर। एक बहुत ही नैरो रेंज में आज कामकाज हो रहा है, फिसलते हुए नजर आ रहा है। दिन के निचले स्तरों पर निफ्टी 8565 के लेवल्स पर आप देखिए 26 पॉइंट्स की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। 35 शेयर्स निफ्टी 50 के अब लाल निशान में कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेशर पॉइंट्स जो है यहाँ पर विप्रो, बैंक ऑफ बड़ौदा, LNT, अदानी पोर्ट्स और HCL टेक्नोलॉजीज की तरफ से आ रहे हैं, जहां पर 1.5% से लेकर 2.5% तक की वीकनेस इस वक्त देखने को मिल रही है। इकलौता इंडाइस इंडिसेस जहां पर एक हरा निशान में कामकाज हो रहा है वो है मिड कैप स्पेस, जहां पर अभी भी कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन कौन से ऐसे और सेक्टर्स हैं और शेयर्स हैं जहां पर इस वक्त बाजिंग एक्शन देखने को मिल रहा है, बताने के लिए संदीप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताइए संदीप। शुक्रिया साक्षी। सबसे पहले कुछ ऐसे नंबर्स की बात करते हैं जिनमें रिजल्ट्स का इंपैक्ट देखने को मिला। जिन स्टॉक्स में गायत्री प्रोजेक्ट्स और JB केमिकल, इनके नंबर आज ही आए हैं और JB केमिकल में नंबर्स के बाद तगड़ा मूव आज देखने को मिला है। लेकिन एबर्ट इंडिया, गैमन इंफ्रा और ज्योति स्ट्रक्चर्स, इनके नंबर्स के बाद देखिए गिरावट का दौर आज काउंटर्स में देखने को मिल रहा है। ट्राइडेंट एक शेयर है जो कि सुबह से फोकस में है, आप करीब 15% के आसपास के आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। वेल्सपन इंडिया का जो ऑर्डर रद्द हुआ था टारगेट कॉप की ओर से, वो माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि शायद ट्राइडेंट के हाथ लग सकता है। माना जा रहा है कि इनकी जो बेडशीट है उसकी सैम्पलिंग भी कर रहा है टारगेट कॉप। हालांकि ट्राइडेंट इन खबरों का खंडन किया, लेकिन उसके बावजूद भी इस शेयर में आज डबल डिजिट गेंस देखने को मिल रहे हैं। ऑयल कंट्री ट्यूबुलर, इस कंपनी को लेकर खबर ये आई है कि अब इस कंपनी के सोमवार से जो श्रीपुरम में फैक्ट्री थी उस पर यह कंपनी दोबारा कामकाज शुरू करेगी। 22 फरवरी को ये फैक्ट्री दरअसल इस कंपनी ने बंद कर दी थी। अब ये जो खबर निकल के सामने आई उसके बाद इस शेयर में भी आज 15 से 18% तक के जो मूव्स है वो देखने को मिले हैं। पिकाडेली एग्रो, इस कंपनी की 3 सितंबर को बोर्ड बैठक है, उसमें बोनस शेयर जारी करने पर बोर्ड फैसला लेगा। इस खबर के चलते इस काउंटर में भी अच्छे खासी गेंस आज देखने को मिल रहे हैं। प्रकाश कंस्ट्रोवेल, इस कंपनी के जो कंसोर्शियम है उसको कल बाजार बंद होने के बाद खबर आई थी कि 158 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर हाथ लगा है। कुल मार्केट का अगर आप देखें आज की तेजी के बाद भी करीब 155 करोड़ रुपए के आसपास की है, तो बड़े ऑर्डर के बाद इस काउंटर में आज तेजी देखने को मिल रही है। V2 रिटेल, 31 अगस्त को इस कंपनी की बोर्ड बैठक है जिसमें प्रोमोटर्स को शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा, उस पर फैसला आएगा। इन खबरों के चलते V2 रिटेल के शेयर में भी आज काफी अच्छे गेंस देखने को मिल रहे हैं। जय कुमार इंफ्रा, इसमें आज 5% का अपर सर्किट देखने को मिला है। दरअसल मेट्रो फेज 3 के लिए इस कंपनी को MMRC से बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है, 5012 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर है और उसके बाद आज इस काउंटर में अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। मंदाना इंडस्ट्रीज, इस कंपनी ने बीइंग ह्यूमन के साथ एक एक्सक्लूसिव करार किया है और मंदाना रिटेल जो कि इस कंपनी की सब्सिडरी है उसको अलग करके इस कंपनी की लिस्ट कराने की योजना है। इस खबर को बाजार ने पसंद किया है और इस शेयर में भी देखिए 5% का अपर सर्किट आज देखने को मिला है। इसके अलावा कुछ सेक्टर्स जहां पे काफी अच्छा मूवमेंट आज देखने को मिला है, उसमें रेटिंग एजेंसीज के शेयर देखिए आज सुबह से काफी ज्यादा एक्टिव है। चाहे आप इकरा की बात कीजिए, केयर की बात कीजिए, क्रिसिल, इन तीनों काउंटर्स में देखिए 5 से 15% तक के जो मूव्स है वो देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा NBFCs में भी काफी अच्छा मूवमेंट है। आज मुथूट की बात कीजिए, मन्नापुरम, बजाज फाइनेंस, भारत फाइनेंशियल, मैक्स फाइनेंशियल, ये कुछ NBFC कंपनीज है जिनमें आज 2 से 5% तक के मूव्स आज देखने को मिले हैं। चीनी शेयरों में भी आज काफी अच्छी मिठास देखने को मिली है। मवाना शुगर, अपर गंजीस, उगर शुगर, दालमे भारत शुगर, सिंभावली शुगर, शक्ति शुगर, इन काउंटर्स में भी आज अच्छे खासे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक सेक्टर जिसने आज बाजार के लिए दिक्कत पैदा करी है वो है IT स्पेस। इसमें अगर आप देखिए न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर, विप्रो, परसिस्टेंट, HCL टेक, इन्फोसिस, इनकी ओर से प्रेशर देखने को मिला है जिसकी वजह से बाजार में आज गिरावट आई है। इनफैक्ट बैंकिंग की ओर से भी आज देखें तो दबाव देखने को मिला है। लेकिन कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स की बात करें तो JP ग्रुप के स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें आज काफ़ी दबाव देखने को मिला है। तीनों शेयर अगर आप देखें, JP एसोसिएट्स, JP इंफ्रा, JP पावर, इन तीनों काउंटर्स में 2 से 8% तक की कमजोरी आज देखने को मिली है। लेकिन कुछ मिड कैप साइड के आइडियाज़ जहाँ पे एक्सेप्शनली वेल मूव्स देखने को मिले, कमजोर बाजार में भी तेजी है, उसमें डॉनियर इंडस्ट्रीज देखिए, एरो ग्रेनाइट आज सुपर शेयर के तौर पर बताया गया था, सुखजीत स्टार्च, फिलिप्स कार्बन ब्लैक और नेक्टर लाइफ साइंसेज, ये कुछ मिड कैप साइड के आइडियाज़ है जहाँ पे वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट आज कमजोर बाजार में भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस पूरे अपडेट के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सभी मिड कैप के शेयर्स हैं जहां पर अभी भी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। आप देखिए डॉनियर इंडस्ट्रीज को अभी भी 16% ऊपर ये शेयर ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन सितंबर सीरीज की शुरुआत हो चुकी है, हालांकि आज सुस्त शुरुआत हुई है, लेकिन पुराने आंकड़ों को अगर आप नजर डालें तो हमेशा देखा गया है कि सितंबर काफी अच्छा रहा है मार्केट्स के लिहाज से। क्या कुछ आंकड़े रह सकते हैं, किस तरीके की ये सीरीज रह सकती है, बताने के लिए हमारे साथ रजत मौजूद हैं, बताने के लिए कि F&O बाजार से खास तौर पर क्या कुछ इंडिकेशंस इस पूरी ही सीरीज के लिए मिलते हुए नजर आएंगे। बताइए रजत। बिल्कुल, आज बिल्कुल एक रेंज में कामकाज करें, लेकिन बाजार पे ऊपरी सिरों पे साफ तौर पे दबाव बनता हुआ नजर आया। नो डाउट अब 8600 के लेवल को रिकॉन्कर करना बहुत चुनौती है मार्केट्स के लिए। सितंबर सीरीज की एक सॉफ्ट शुरुआत देखने को मिली, 12 लाख शेयर्स निफ्टी फ्यूचर्स पे जुड़ते हुए नजर आए और कॉल्स पे आज राइटिंग दिखेगी आपको। 8600-8700 की कॉल पिछले कुछ दिनों में
इनफैक्ट जो आज का ट्रेंड है, जैसे नंबर सीरीज का पहला आज जो ट्रेड हो रहा है उसमें 86-87 की कॉलें बिक रही हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हेवी राइटिंग अब ऊपरी स्तरों पर साफ तौर पे रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स बहुत स्ट्रांग है देखिए आज मार्केट्स पे। एक तो टाटा कम्युनिकेशन, ये स्टॉक चल गया आज 24% ओपन इंटरेस्ट के बिल्डअप के साथ चला, अच्छा मूव इस पर्टिकुलर स्टॉक पे आता हुआ नजर आया। दूसरा स्टॉक है सेंचुरी टेक्सटाइल्स, जिसमें आज मूव बहुत स्ट्रांग है, 10% ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, यानी कि 6.5 लाख से ज्यादा शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में खड़े हुए हैं। BEML हालांकि अब ऊपरी स्तरों पे थोड़ा स्लिप हुआ है, लेकिन ये सुबह से ही काफी एक्टिव था और 16% ओपन इंटरेस्ट में बिल्डअप BEML पे आता हुआ नजर आया। एक अच्छा मूव सीरीज की शुरुआत में ही आता हुआ नजर आया। IGL एक और स्टॉक, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, गैस काउंटर्स पे काफी स्ट्रांगली आज मोमेंटम बन रहा है, जिसमें IGL 11% ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। और LIC हाउसिंग एक और स्टॉक है जहां पर तेजी की पोजीशंस ट्रेडर्स ने बनाई है। लेकिन गिरावट दो सेक्टर्स में है आज, एक तो रियल्टी स्पेस और दूसरा बैंकिंग। रियल्टी में IB Real और HDIL जैसे स्टॉक्स टूटे हैं और बैंकिंग में निफ्टी बैंक के तो सभी कॉम्पोनेंट्स लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं, लेकिन वैसे OBC और सिंडिकेट PSUs में सबसे ज्यादा टूटने वाले स्टॉक साबित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजत इन पूरी आंकड़ों को सामने रखने के लिए कि कहीं ना कहीं सितंबर में देखा जाए तो शुरुआत हालांकि सुस्त हुई है, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक मूव्स अभी भी देखने को मिल रही है। लेकिन पूरी सीरीज की अगर बात करें तो आमतौर पर देखा गया है कि सितंबर में बाजार भागता है। सितंबर महीने में बाजार में किस तरीके के रिटर्न मिलते हैं, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अंचल जुड़ चुके हैं। अंचल, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि सितंबर में बाजार का रुख किस तरीके का रहने वाला है इस सीरीज में, और आंकड़ों के बेसिस पर आपको क्या लगता है कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर खासतौर पर एक अप मूव देखने को मिल सकता है? देखिए साक्षी, अगर मैं हिस्टोरिकल डेटा एनालाइज करूं, मेरे पास पिछले 10 सालों की सितंबर सीरीज का डेटा है और उसके हिसाब से बीते 10 सालों में महज 3 बारी निफ्टी सितंबर एक्सपायरी के दौरान गिरा है। और जो गिरावट है वो ऐसी कोई मेजर गिरावट नहीं है। देखिए, एक बारी सबसे बड़ी गिरावट जो आई थी वो आई थी 2008 में, जब पूरा ही बाजार स्लम्प किया था सितंबर में, तब निफ्टी 3% गिरा था। उसके अलावा दूसरी बड़ी गिरावट थी पिछले साल 2015 में सितंबर में बाजार 1% गिरा था और 2014 में सितंबर में बाजार 0.5% गिरा था। तो यानी क्वांटम जो है गिरावट का, साक्षी देखिए, बहुत छोटा है और सिर्फ 3 बारी 10 में से 3 बारी सिर्फ बाजार गिरा है। तो कहीं ना कहीं जो रुझान, जो ओवरऑल इंक्लिनेशन है वो है कि सितंबर बाजार के लिए हमेशा, निफ्टी के लिए हमेशा अच्छा ही रहा। एक अच्छे गेन्स निफ्टी ने दिखाए सितंबर के दौरान, और मामूली गेन्स की बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे कम गेन अगर मैं देखूँ तो सबसे कम तेजी आई थी 2011 में, जब 3.5% निफ्टी चला था सितंबर एक्सपायरी में, और सबसे बेहतरीन सितंबर एक्सपायरी रही थी 2007 की, जब 13.5% का गेन निफ्टी में आया था सिर्फ सितंबर एक्सपायरी के दौरान। तो ओवरऑल सितंबर एक्सपायरी इस बार भी हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे अच्छी रहने की उम्मीद है। शुरुआत बेशक सुस्त जरूर हुई है, लेकिन आगे चल के काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं, काफ़ी चीज़ें होनी है बाजार में जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रुख की ओर बाजार को ले जा सकती है। तो ओवरऑल नेट इस बार भी सितंबर में बाजार से उम्मीदें हैं एक अच्छी एक्सपायरी की। जी बिल्कुल, एक अच्छी एक्सपायरी की ज़रूर उम्मीद लगाई सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंचल इस पूरे ही डेटा को सामने रखने के लिए। देखा जाए तो बीते 10 सालों में से 7 साल ऐसे थे जब सितंबर वायदा एक्सपायरी में अगर देखा जाए तो ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली है। इस बार के जो ट्रिगर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आप देखिए। 1 सितंबर को BPCL अपोलो हॉस्पिटल्स के नतीजे आएंगे जहां पर कहीं ना कहीं एक अप मूव एक्सपेक्टेड है। साथ ही सितंबर 4 RBI गवर्नर के पद संभालेंगे नए RBI गवर्नर उर्जित पटेल। उस वजह से कहीं ना कहीं मार्केट्स में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। चीन में प्राइम मिनिस्टर मोदी जाने वाले हैं G20 बैठक में हिस्सा लेने के लिए और वहां से कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस होते हुए नजर आ सकते हैं। वो एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है सितंबर सीरीज के लिए। साथ ही बॉश का जो बाय बैक आना है वो भी सितंबर में शेड्यूल्ड है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद लगा सकते हैं। एक जो आंकड़े हैं वो हर महीने आते हैं, आप देखिए IIP, CPI, इन सभी के आंकड़ों पर भी नजर रखनी होगी किस तरीके का रुझान यहां से निकलते हुए आता है। WPI महंगाई के आंकड़े जो आएंगे वो 14 सितंबर को आएंगे। खासतौर पर US फेड की दरें बढ़ाने का जो फैसला है वो 21 सितंबर पर आएगा। तो ये सभी ट्रिगर्स है जिसके माध्यम से देखा जाएगा कि इस सितंबर का रुख किस तरीके का रहने वाला है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं इन्फोसिस की। खासतौर पर ब्रेक्जिट की घबराहट अब IT कंपनियों पर दिखने लगी है। आज एनालिस्ट मीट में इन्फोसिस के CEO विशाल सिक्का ने कहा कि हाल में RBS का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रद्द होना इसी का नतीजा है। हालांकि कंपनी ने साफ कहा है कि पहली तिमाही के मुकाबले दूसरी तिमाही में कंपनी के नतीजे ज्यादा बेहतर होंगे। विशाल सिक्का के मुताबिक अक्टूबर में होने वाली अगली बैठक के बाद ही ग्रोथ आउटलुक की सही तस्वीर सामने आएगी। इसके साथ ही सिक्का ने यह भी कहा कि कंपनी किसी कर्मचारी को नहीं निकाल रही है। कंपनी का फोकस इस वक्त सॉफ्टवेयर कारोबार में है और साथ ही नई टेक्नोलॉजी के कारोबार में भी है। If you look at some of the software areas like Mana or Scava or Edge,
these will be, Sandeep will talk about this, these will be buffers or will give us the ability to guard against some of these structural or seasonal declines and so on. I mean, if you look at the upcoming Q3, and traditionally there are these furloughs and less number of working days and things like that, which is for a software guy, that is a kind of a strange concept, because in the software industry, that quarter is the one where the largest number of license sales happen. So over time we'll get there, but today the bulk of the business is the traditional business, and even though we have seen tremendous growth in the new areas, I mean, last quarter we saw more than 40% growth in the new areas quarter on quarter. It will take some time, but we will get there. ऑलराइट, तो आप सुन रहे थे विशाल सिक्का को, जिनका मानना है कि आगे जाते हुए नतीजों में एक बेहतर की उम्मीद ज़रूर लगा सकते हैं। फिलहाल इन्फोसिस का शेयर करीब 2% नीचे, 1.5% नीचे कामकाज करते हुए दिन के निचले स्तरों पर ही कामकाज कर रहा है। लेकिन आज जो फोकस है वो है बायोकॉन पर। आज काफ़ी अच्छा रुझान इस शेयर पर देखने को मिला और खबर भी ऐसी थी कि बायोकॉन को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बायोकॉन और माइलिन की कैंसर की दवा की अर्जी यूरोपियन मेडिकल एजेंसी ने मंजूर कर ली है। बायोकॉन की CMD किरण मजूमदार शॉ ने जी बिजनेस एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि कैंसर की दवा को EMA से 1 साल के अंदर ही मंजूरी मिल सकती है, जो कि कंपनी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। उन्होंने ये भी बताया कि इसी साल 5 से 6 और बायोसिमिलर्स के लिए अर्जियां कंपनी लगाएगी। माइलिन और बायोकॉन मानते हैं कि ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है और फर्स्ट मूवर, अर्ली मूवर एडवांटेज होने से भी काफी फायदा हो सकता है ये प्रोडक्ट के लिए। दिस फिस्कल वी एक्सपेक्ट टू फाइल एटलीस्ट 4 ऑफ आवर बायोसिमिलर फाइलिंग, और इस फिस्कल में हम ये US FDA की फाइलिंग भी करेंगे ये ट्रास्टुजुमैब के लिए। हमने ऑलरेडी पेगफिलग्रास्टिन फाइल किया है EMA के साथ, और ग्लार्जीन और एडेलिमुमैब भी हमें इरादा है कि हम ये फिस्कल में फाइल करेंगे। We have announced that our biosimilar Glargine was approved in Mexico. हमें जापान में Glargine की अप्रूवल मिली है। हम Glargine almost 30 countries में हम बेच रहे हैं at this point in time. And Trastuzumab भी हम मिडिल ईस्ट में बेच रहे हैं, और हम दूसरे मार्केट्स पे भी हम देखेंगे, if we are expecting approvals. So this is a very important product pipeline for us, and we are going to look at it as a global opportunity. एब्सोल्युटली, तो एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी के तौर पर डेफिनेटली एक बड़ा कदम है। बायोकॉन के लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, और ये कहना था बायोकॉन की CMD किरण मजूमदार शॉ का, जो कि टॉप वुमेन कॉर्पोरेट है इस टाइम। और जब टॉप फीमेल्स की बातचीत हो रही है तो हाल में देखा जाए तो महिलाएं भारत की काफ़ी कमाल दिखा रही हैं, भले वो PV सिंधु हो, साक्षी मलिक हो, स्पोर्ट्स से लेकर फार्मा इंडस्ट्री की किरण मजूमदार शॉ को आपने सुना, ऐसे ही कई दिग्गज फीमेल्स हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र में बहुत कमाल का काम कर रही हैं। खासतौर पर अगर निवेशकों की बात कीजिए तो सबसे बड़ी महिला निवेशक रेखा झुंझुनवाला ने कौन से शेयर्स में निवेश किया और बेहतरीन निवेश के बाद रिटर्न्स कमाए हैं, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अब सुमित भी जुड़ चुके हैं। सुमित, सबसे पहले बताइए कि जो टॉप 3-4 फीमेल इन्वेस्टर्स के नाम आप शामिल लेकर आए हैं, वो कौन कौन सी फीमेल इन्वेस्टर्स जिन्होंने बीते कई सालों में निवेश के जरिए बेहतरीन रिटर्न्स कमाए हैं? शुक्रिया साक्षी। देखिए, बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने एक अच्छा नाम कमाया है, लेकिन फीमेल इन्वेस्टर्स दो उनकी संख्या भी कम है, लेकिन हाँ फिर भी जिस तरह ग्रोथ मोमेंटम उन्होंने लिया है, ये कह सकते हैं कि हाँ उनकी स्टॉकिंग भी काफ़ी शानदार हो चुकी है। पहला नाम बट ऑब्वियसली रेखा झुंझुनवाला का होगा। करीब 950 करोड़ रुपए का एक पोर्टफोलियो होल्ड करती हैं, और इनके पोर्टफोलियो के अंदर कई दिग्गज कंपनियां भी हैं जिनमें बीते 1 साल के दौरान जो रिटर्न आया वो 150% तक भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। शुरुआत करते हैं, जो इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू करीब 936 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि 751 करोड़ रुपए से बढ़ी है। यानी कि 6 महीने के दौरान का पोर्टफोलियो करीब 41 करोड़ रुपए बढ़ चुका है। और इस पोर्टफोलियो के अंदर कई अच्छी कंपनियां शामिल हैं, जिसके अंदर एस्कॉर्ट शामिल है, क्रिसिल जैसी कंपनियां शामिल हैं, वायसराय होटल, बिल केयर, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि इनके पोर्टफोलियो में है, जियोमेट्रिक, इंटेलेक्ट डिज़ाइन, ऑटो लाइन, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहां पर एक अच्छा रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आता हुआ दिखाई पड़ा। एक शानदार रिटर्न के साथ इनका पोर्टफोलियो करीब 936 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। दूसरा नाम इसी श्रेणी में अगर बात की जाए तो वो है डॉली खन्ना का। ये रिसेंटली नाम सामने आता हुआ दिखाई पड़ा, और रादर क्वालिटी लिमिटेड में जब स्टेक बेचा गया था उसके बाद से ही ये बतौर इन्वेस्टर सामने आई हैं।
और इनका पोर्टफोलियो करीब 163 करोड़ रुपए से बढ़ के करीब 250 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। 52% इनके पोर्टफोलियो में रिटर्न आया है। इनके पोर्टफोलियो में भी एक से एक अच्छी कंपनियां हैं, जिसमें नीलकमल शामिल है, जिसमें 900 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक का मूव आता दिखाई पड़ा 6 महीने के दौरान। नंदन डेनिम, एमके, RSWM, नितिन स्पिनर, राधा टेक्सटाइल की कंपनियां जो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर इनके पोर्टफोलियो में है। नोसिल, तिरुमलाई केमिकल, IFB एग्रो, कुछ केमिकल, कुछ टेक्सटाइल स्पेस की कंपनियां हैं जो कि इनकी पोर्टफोलियो में शामिल है। और एक जोरदार रिटर्न इन्हीं पोर्टफोलियो की वजह से, फिर इन्हीं कंपनियों की वजह से आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक शानदार रिटर्न इन्हीं सभी शेयरों ने दिया है बीते 6 महीने के दौरान। इसके अलावा एक और नाम जो हमें मिला है, उसमें तीसरे नाम की अगर बात करें तो वो है शबनम ढिल्लों। दो ये एक ही कंपनी में निवेशित है। रेलिगेयर में एक बड़ा पोर्टफोलियो होल्ड करती हैं। रेलिगेयर में इनकी जो हिस्सेदारी है उसकी वैल्यू करीब 392 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि 427 करोड़ रुपए से गिरकर 392 करोड़ रुपए के आसपास पहुंची है इनकी हिस्सेदारी है। और बतौर निवेशक इन्होंने इसके अंदर हिस्सेदारी बढ़ा रखी है। पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड से काफ़ी हद तक एसोसिएशन था ढिल्लोन फैमिली का, लेकिन उसके बाद अब शबनम ढिल्लों का यहाँ पे पोर्टफोलियो जो कि रेलिगेयर के अंदर मेजरली इनका इन्वेस्टमेंट है। और इनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पिछले कुछ समय में गिरी ज़रूर है, और जो गिर के वैल्यू करीब 8% के आसपास गिरावट आई है, लेकिन फिर भी एक सब्सटैंशियल पोर्टफोलियो होल्ड करती है। रफली 392 करोड़ रुपए के आसपास का पोर्टफोलियो अभी भी इनका रेलिगेयर के अंदर। तो कुछ ऐसे नाम हैं जो कि भारतीय बाजारों में काफ़ी एक्टिव और एक बड़ी पोजीशन होल्ड करती हैं।